और अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले तो जैसा हमने कहा कि वो थोड़ा थोड़ा सा सीरियस बातें और थोड़ा सा आनंद होगा। तो पहले सीरियस बातों को ख़त्म कर लेते हैं। तो उसमें एक तो ओपन एजेंडा है हम लोगों का, लेकिन मेनली हम लोग बात करेंगे मात्राओं पे और लय पे, क्योंकि इसी में हम लोगों ने देखा कि जो सेकंड एक्सरसाइज हमने दी थी उसमें यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। तो उसमें हमें मात्राओं को समझना जरूरी है, और मात्राओं के साथ में अमित ऑफ कोर्स डिटेल में समझाएंगे। लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि केवल पंक्ति की टोटल मात्राओं का बराबर होना पर्याप्त नहीं है। अनूप जी, तो वो व्योम जी आ गए हैं। व्योम जी आ हाँ, गए व्योम जी आ गए हैं। तो व्योम जी, आज स्वागत है आपका। नमस्कार ओम जी। नमस्कार नमस्कार। तो अब व्योम जी आ गए हैं तो मैं अपनी बात जल्दी से बोल देता हूँ। तो मैं यही कह रहा था कि जहाँ तक मेरी समझ है कि नवगीत लिखते समय कुल मात्राओं का बराबर होना ही पर्याप्त नहीं है। तो हमें उसकी लय, और लय वहीं से आती है कि वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उन मात्राओं का पूरी पंक्ति में। तो वो अमित जी समझाएंगे। व्योम जी को हम थोड़ा सा आराम देना चाहेंगे, अगर अगर वो चाहें तो, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन ये उनका क्या कहें, डेडिकेशन कहें, कि उसके बावजूद भी वो हमारे बीच में हैं। तो व्योम जी जितना बोलना चाहें, जब बोलना चाहें, किसी को भी रोक कर बोल सकते हैं। लेकिन जो मात्रा की और लय की बात है उस पर हम आज अमित को बात करने देंगे। तो अमित का आपने एक लेख आपने देखा ही होगा, तो उसी को आधार मानते हुए वो थोड़ा सा बताएंगे, और फिर ओपन क्वेश्चंस आप पूछिए। मतलब रादर देन लेक्चर देने के बजाय जो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो हम एड्रेस करें। को होस्ट कैसे नमस्कार बनाते सभी को। हाँ जी शुरू करें, मैं आज सुनूंगा। अच्छा, ये यहाँ जरूरत होगी तो मैं कुछ कहना चाहूंगा बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल और आप अगर अनम्यूट पर ही रहेंगे, तो आप यस जब भी चाहें। यस। ओके, तो अमिताभ अपने आप को अनम्यूट करें और शुरू करें। जी, चलिए तो चलिए। बात मैं मात्रा से ही शुरू करता हूँ। पिछली बार जहाँ से थोड़ी बात हुई थी, जो कुछ लिखा था मैंने, तो प्राय मात्रा गिनते समय हमारा ध्यान स्वर पर होना चाहिए। हम प्राय उसमें बैठ जाए अनुदा। होता क्या है, मैं देखता हूँ ऐसे डोम जी भी हैं, बताएंगे, लगते हैं कि आधा व्यंजन, आधा वर्ण, ऐसा कुछ होता नहीं। ये आया कहाँ से आधा, कि वास्तव में लिखते समय हिंदी में या संस्कृत में, सभी में हम जानते हैं कि व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। उसको उच्चारण के लिए स्वर का सहारा लेना पड़ता है, और लिखने में उस स्वर की जगह वो जो खड़ी पाई होती है वो स्वर का स्थान लेती है। और पहला स्वर जो कि अ होता है, वो सारे व्यंजनों में वही पहला स्वर ही जोड़ा जाता है उपयोग में। क्या होता है कि गुरु जी लोग बताते हैं कि जैसे संयुक्ताक्षर लिखना है तो लिखते हैं आधा प, जैसे कहीं लिखना है, फिर पूरा, तो उस आधा प को हम सोच लेते हैं वही आधा व्यंजन कहा जा रहा है। इसलिए एक भ्रांति होती है आधे स्वर को या आधे व्यंजन को या आधे वर्ण को लेकर के। ऐसा कुछ होता नहीं। लिखने में जरूर ऐसा होता है कि हम डंडा हटा देते हैं तो जो बचता है उसको आधा बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि गिनती में हमेशा आप स्वर पर ध्यान दें। कभी भी मात्रा की गिनती में कभी भी कोई शंका उत्पन्न नहीं। जितने स्वर होंगे उतनी ही मात्रा होगी। और यह भी बताया है कि लघु स्वर 3 ही हैं। री भी एक मान लेते हैं हम, हालांकि री के बारे में भी कुछ लोग की भ्रांति है। री को वो र से जोड़ लेते हैं, जबकि र व्यंजन है और री स्वर है। री, ऋषि वाला री, वो स्वर है, और प्राय लोग उसको भ्रांतिवश व्यंजन में मान लेते हैं कि र की ध्वनि निकलती है इसलिए। सब नहीं, लेकिन प्राय। तो अ, ई, उ और री, ये 3 लघु हो गए। बाकी जितने सारे दीर्घ, लघु की 1 मात्रा है और दीर्घ की 2 मात्रा है। बहुत आसान है। जहाँ संयुक्ताक्षर आता है वहाँ भ्रम हो जाता है।
तो इसमें भी ये जान लें कि संयुक्ताक्षर में अगर एक स्वर लगा हुआ है तो उसकी मात्रा एक ही होगी। जैसे प्र है, स्म है, स्ल है, इन सब में हैं तो दो व्यंजन लगे हुए, लेकिन स्वर एक ही है, इसलिए मात्रा एक होगी। अगर प्रा है, और भी इस तरह के हैं, स्मा है, स्ला है, इसमें बड़ा जो स्वर है उसकी दो मात्रा है, दीर्घ स्वर लगा हुआ है, इसलिए इन संयुक्ताक्षरों की मात्रा भी दो होगी। अब एक जगह कठिनाई उत्पन्न होती है, जहां समझना चाहिए, जब संयुक्ताक्षर से पूर्व कोई लघु वर्ण आ जाता है, ये मैंने बताया भी है, उसमें वहीं पर लोग थोड़ा सा समझते हैं कैसे हम इसकी मात्रा बनाएं। यदि लघु वर्ण है तो लघु वर्ण जब उच्चरित होता है तो बाद वाले संयुक्ताक्षर को पूरा समय देने के लिए, उसको अलग करने के लिए तो वहाँ थोड़ा रुकते हैं, या दूसरे शब्दों में ये कह लें कि लघु वर्ण के साथ बाद वाला जो व्यंजन होता है वो जुड़ जाता है उच्चारण के समय। तो आप अगर ध्यान दें। अमित एक मिनट ना, मेरा ये सुझाव होगा कि आप ना कई बातें बता चुके हैं, तो इन जी सबको डाइजेस्ट करना, तो मेरा ये होगा कि अब एक हम थोड़ा सा पॉज दें कि इन जो आपने अभी तक बातें बताई उसमें कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल पूछ लें। यही बात मैं समाप्त कर देता हूँ, उसके बाद सवाल पूछने के लिए मैं खुद कहूँगा अच्छा कि चलिए, अंतिम वर्ण संयुक्ताक्षर है। ठीक मैं इसमें एक उदाहरण दे देता हूँ तो फिर उसके बाद बात समाप्त हो जाएगी। ठीक है। जैसे प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको लिया प्रश्न, कि प्रश्न में पहला भी संयुक्ताक्षर है प्र भी, और स्न ये भी संयुक्ताक्षर है दोनों, लेकिन अब देखिए इसमें मात्रा कितनी होगी। प्रश्न स्न जो है एक संयुक्ताक्षर है जो प्र के बाद आ रहा है, तो इसलिए प्र अकेले है, प्र की स्वयं की एक मात्रा है, लघु वर्ण है, लघु अक्षर है, क्योंकि मात्रा जो जो स्वर लगा है लघु है, लेकिन बाद में जो संयुक्ताक्षर आ रहा है वो स्न है जो कि संयुक्ताक्षर है, तो इसलिए प्र की मात्रा दो हो जाएगी, स्न की मात्रा एक, तो प्रश्न की मात्रा होगी 2 + 1 3। अब आप इसके बाद जो पूछना चाहें तो फिर पूछें, यहाँ पे किसी को कोई शंका हो। जी जी, तो अगर मतलब आप पूछ लीजिए, अदरवाइज एक एक पॉइंट जो आपने बताया था उसको लेकर चलें। एक बार एक लाइन आप बोल दीजिए अमित, जो आपने पहला पॉइंट था उस पे सवाल हो, या जैसे भी आप पूछना चाहें सवाल, ओपन टू एवरीवन। अभी जो मैंने बताया है उस पे कोई किसी प्रकार की शंका लोगों ने किया होगा। जी हाँ अमित जी संतोष खरे, जी जी ये जी नमस्कार। इसी उदाहरण को आप फिर से बताएं। जो लघु है वो स्न की वजह से प्रा की मात्रा 2 क्यों हो जाती है, ये मुझे आप फिर से बताएं। आप अगर प्रश्न का उच्चारण करें तो प्रश्न एक साथ उच्चरित होता है, फिर न अलग हो जाता है उच्चारण में। मैंने उसमें बताया है कि उच्चारण पर ध्यान दें। प्रश्न का उच्चारण करके देखें आप, प्रश्न, प्रश्न, प्र और श हलंत करके एक साथ आता है उच्चारण करने में, तो वहां पर 2 हो जाता है, और फिर न अकेले हो जाता है। जो तो भार इस की तरह से बात आप इसको समझ सकते हैं कि हमेशा जो संयुक्ताक्षर अगर लघु है तो दीर्घ होता है, दीर्घ है तो दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ है तो 3 नहीं हो जाएगा। जैसे प्राप्त है तो प्रा तो पहले से ही दीर्घ है, और फिर आधा प और त है, संयुक्ताक्षर है, तो वो 2 का 3 नहीं होगा, वो तो 2 रहेगा ही। यहाँ प्राप्त में 2 और 1, देखिए प्रश्न की भी 2 और 1 मात्रा है और प्राप्त की भी 2 ही 1 मात्रा है, और दोनों में अगर आप ध्यान देंगे तो जो उच्चारण का समय है लगभग समान है। हाँ, आपने बेसिकली ये लिखा था आपने लेख में भी कि भार जो है वो शा का जो भार है वो प्रा पे पड़ रहा है, ना पे नहीं पड़ रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो इसलिए उसको हमेशा ये होता है, ये स्थापित नियम है उच्चारण के आधार पर मात्राओं के गिनने का। अच्छा, कहीं पर थोड़ी सी शंका हो जाती है, जो 3 संयुक्ताक्षर वर्णमाला में रखे गए हैं, क्षत्रज, ये भी संयुक्ताक्षर हैं, इनके साथ वही व्यवहार होगा क्योंकि स्वर एक ही लगा हुआ है। क्ष में भी एक स्वर है, क्ष में भी, त्र में भी और ज में भी स्वर तो एक ही लगा है, आ का। तो हमेशा इसका जब भी होगा तो इसको आप भ्रांतिवश 2 स्वर 2 मात्रा न मान लें, कभी कभी मान लेते हैं लोग, इसलिए कहा। इस पे एक सवाल था मेरा कि अगर जैसे शत्रु है तो त्र
और फिर एक और उसमें मात्रा लगी, तो वो क्या हम उसको भी बिल्कुल। अच्छा गिनती सवाल है करेंगे आपका। उसको? जी त्रा में आप देखिए मात्रा स्वर कौन सा लगा है, त्रा को देखिए आप, जी। त्रा में स्वर कौन सा लगा है? अब लघु। लघु लगा है ना, तो जी त्र जी की मात्रा 1 हो गई, और जी। त्र चूंकि संयुक्ताक्षर है इसलिए श की मात्रा 2 हो जाएगी, श दीर्घ हो जाएगा। अच्छा ओके। श, शत्रु। आप उच्चारण करें तो रुकना पड़ता है ना, शत्रु, शत्रु। यहाँ द्वित्व तो होता है, ये भी मैंने बताया था। जी तो यहाँ पर इसी कारण से श की मात्रा 2 और 1, शत्रु का जो जो मात्रा की गणना होगी वो 2+1। जी जी, धन्यवाद। जी जी। और कोई प्रश्न है इसके बारे में? अमित जी, मैं पूछना चाहूंगी कि शत्रु की मात्रा आपने 2 और 1 बताई, तो इसी तरह क्षत्रिय जो वर्ड होता है वो 2-2 हो जाएगा, क्षत्रिय, बिकॉज क्षत्रिय 3 होगा तो 2-1-1 और 2 क्षत्रिय। 1 1। जी, क्षत्रिय जो होगा वो 2-1-1। त्र के पहले क्ष है जो कि लघु वर्ण है, उसका 2 हो वो तो जाएगा। डबल हो। त्रिय, त्रि भी लघु है और यह भी लघु है, तो 2-1-1 क्षत्रिय। तो अमित जी उसमें उसमें ई, बड़ी ई की मात्रा है तो 2 नहीं होगा उस नहीं, वजह छोटी ई कहाँ की मात्रा है। कहाँ क्षत्रिय, छोटी ओ है? अच्छा अच्छा, राइट राइट, सॉरी। क्षत्रिय, क्षत्रिय होगा तब 2-2 हो जाएगा। और अमित जी यज्ञ इस हिसाब से 2-1 रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर अक्षर बोले तो अक्षर कैसे होगा, क्योंकि र दीर्घ नहीं है, लघु है। अक्षर जो है, अक्षर 2-1-1। फिर ज्यादा समय रुक रहे हैं। क्ष जो है क और मूर्धन्य ष का संयुक्ताक्षर है, तो अक्षर इस तरह से। तो आ का 2 की 2 मात्रा है और क्ष और र की 1-1 मात्रा है। अमित जी शायद आप आगे बताने वाले होंगे, लेकिन मेरा प्रश्न ऐसे शब्दों के लिए है कि जिसको जब हम लय में गा रहे होते हैं तो बड़ा होके भी उसको जल्दी खत्म करते हैं और वो छोटा बड़ा बनता अच्छा, है, तो उसका जी, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये लय के अंतर्गत आता है, मात्रा की गणना में नहीं, लय में आता है। इसको हम मात्रा गिराना बोलते हैं, मात्रा को हम लघु कर देते हैं। और होता क्या है कि हिंदी में तो नहीं, लेकिन हिंदी में बड़ी देशज भाषाओं का भी प्रभाव है। जहाँ पर जो व्यक्ति रहता है वहाँ पर उस देशज भाषाओं में जिस प्रकार से मात्राओं का व्यवहार होता है वो उसकी भाषा में भी आ जाता है, और कभी कभी पढ़ने में भी। तो दीर्घ का जब लघु करते हैं पढ़ने में, जैसे में है, में की सामान्यतया 2 मात्रा है, लेकिन पढ़ने में अगर में को हम जल्दी पढ़ देते हैं तो उसकी 1 मात्रा ही गिनी जाती है वहाँ पर। ये गज़लों में होता है, खासतौर पर उर्दू शायरी में प्रायः होता है, लेकिन हिंदी में भी नवगीतों में हम देने लगे हैं। सवैया आदि छंदों में भी मात्रा को गिराया गया है, बड़े अच्छे अच्छे कवियों ने गिराया है मात्रा को। जहाँ पर हमें समायोजित करना होता है गण के अनुसार शब्दों को, तो वहाँ हम मात्रा गिरा लेते हैं, दीर्घ का लघु कर लेते हैं, लेकिन मात्रा बढ़ाई नहीं जाती, खींचा नहीं जाता है, गिराने तो का जब है। यदि हमने लागू किया हो तो लिखते समय भी उसको फिर उसकी मात्रा गिरा कर नहीं, लिखेंगे तो लिखेंगे आप वैसे ही, लेकिन गणना के समय आप उसको 1 गिरा करके लिख लेंगे। गजल लिखेंगे में तो मैं लोग जैसे मीरे लिखना है तो उसको मीरे करके लिखते हैं गजल में भी ना। मीरे तो उर्दू का शब्द है मीरे, क्योंकि उर्दू में मात्रा तो होती नहीं है, वो तो मुहावरे से बोली जाती, जैसे हम बोलना चाहें मीरे मेरे दोनों हो जाता है। तो जहाँ पर जैसा देना होता है, शुद्ध शब्द तो मेरे है, मीरे भी कहा जाता है। एक है, एक में 2 मात्रा हो जाती है, जहाँ 1 लेना होता है इक कर देते हैं, इक, एक और इक। तो जहाँ 1 मात्रा की जरूरत होती है वहाँ 1 न कह करके इक का प्रयोग किया जाता है। सर इसी तरह से रास्ता और रास्ता ये भी देखा है मैंने। जी 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 हाँ, ये भी है, दोनों प्रयोग कर देते हैं, रास्ता और रास्ता। लेकिन फिर रास्ता और रास्ता में फिर तो वो आधा सा की वजह से मात्रा तो उतनी ही रहेगी। आप रास्ता लिखेंगे तो भी और रास्ता लिखेंगे तो भी ना, रास्ता, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।
मेरा एक सवाल है अमित जी। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि लिखने में तो वही लिखेंगे जो लिखा जाता है, लेकिन बोलने में आप एक मात्रा गिरा के बोलेंगे, तो फिर जब अगर लिख रहे हैं और मान लीजिए अपना सबमिट करें तो पता कैसे चलेगा वो कि हम मात्रा गिराना चाह रहे हो? हाँ, जो जानने वाले हैं उसको समझ लेंगे कि यहाँ आपने मात्रा गिराई है। तो मतलब मात्रा गणना जो लिख के भेजें, फिर मात्रा कम ही लिख के भेजें, हालांकि लिखें पूरा लेकिन मात्रा कम लिखें। अच्छा, हाँ, ये देखिए, इसको गजलों में तो तख्ती करते हैं ना इसकी, क्या करते हैं? I'm sorry, उसको मतलब जब मात्रा लिखते हैं तो ये भी बता देते हैं कौन सी मात्रा कहाँ पर गिराई गई है। वास्तव मात्रा गिराना तब पड़ता है जैसे हमने एक पंक्ति बना ली, पहली बार जब पंक्ति बनाते हैं तो प्रायः उसमें हम मात्रा इत्यादि नहीं गिराते हैं प्रायः, और जब हम दूसरी पंक्ति उसी मीटर में बनाने लगते हैं तो कहीं कहीं ऐसे शब्द आते हैं कि जो होना तो चाहिए कि उनकी उसको लघु एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन वो दो मात्रा वाला शब्द आता है। तो हर जगह मात्रा नहीं गिर पाती है, ये भी जान लीजिए आप। अगर अनुस्वार लगा, में लगा है तो मात्रा गिराना बड़ा कठिन होगा। में है अकेले तो मात्रा गिर जाएगी। हमें वही उसी के लिए कभी कभी जैसे मेरी को मेरी कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही मेरी, हाँ एग्जाम्पल। और इसी उर्दू में तो भरमार है, उर्दू की शायरी में तो भरमार है इसकी। उर्दू में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है जहाँ तक मेरा है। जी हाँ। जैसे आपने अभी उर्दू शायरी की बात कर रहे हैं, तो मैंने जैसे पढ़ा है कहीं कहीं पे आप मात्रा गिराने की बात करते हैं, मात्रा क्या ऐड भी करते हैं? मैंने देखा है हाइफन, एक वर्ड लिखने के बाद हाइफन लगाते हैं। वो इजाफत है, वो हाइफन वाला जो होता है ना, वो इजाफत है, वो पर्शियन से आया, फारसी भाषा से आया है। अच्छा। तो वो हाँ, विभक्ति परक वाक़ा है। तो वो जो हाइफन लगाते हैं, जैसे दीवाने गालिब, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप वहीं से कह रही हैं ना, तो अगर हाइफन न लगाया जाए तो दीवान, मतलब दीवाने गालिब क्या हो, दीवान ए, वो छोटी ये लगेगा, फिर गालिब, तो गालिब का दीवान हुआ। और अगर दीवाने गालिब में अगर हाइफन न लगाया जाए तो दीवाने गालिब का मतलब वो गालिब जो दीवाने हैं, ये दोनों फर्क हो जाता है। नहीं, ये तो 3 वर्ड इसकी बात नहीं, मैंने देखा एक दो शायरी में वर्ड के बाद दीवाने गालिब, दीवाने खास, वो तो एक वर्ड है। हाँ, मतलब एक शब्द है, शब्द समूह है। एक बहुत सारे अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन शब्द के बाद जैसे कि लगता है कि नेक्स्ट जो लाइन है उसकी मीटर लंबी है, तो पहले लाइन में उन लोगों ने एक दो जगह कहीं कहीं हाइफन बस लिख दिया हुआ है, मतलब रख दिया हुआ हो सकता है पंक्ति जोड़ने के लिए हो, वो मैं समझ मैं वो उदाहरण भेजूंगी जब काव्यालय पे, ऐसा मुझे पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है सर पे, तो उसकी मैं बात कर रही थी कि वो उसका क्या मतलब होता है। अमित कहना ये चाह रही हैं कि कई बार जरूरी हो जाता है लय में लाने के लिए कि किसी शब्द को बढ़ाया जाए, तो बढ़ाया नहीं जाता। उर्दू में देखिए, वो उर्दू की क्लास नहीं है, वहां पर अलिफ वस्ल होता है। अलिफ वस्ल क्या कहते हैं, अगर पहले अ आया हुआ है तो बाद वाले के साथ जुड़ जाता है। तो ये जैसे हम बता रहे हैं, एक गालिब का उदाहरण ले लेते हैं कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो आखिर रा और इस दोनों जुड़ जाता है, आखिर इस जी, ये जुड़ जाता है। इस तरह से जुड़ाव उर्दू में होता है। तो इस तरह जुड़कर को एक जगह, वो अगर आखिर और इस अलग अलग लिखा है लेकिन वास्तव में एक हो जाता है, आखिर इस एक मात्रा कम हो जाती है, तो वहां पर ये होता है। जैसे ये मैं सॉरी आपकी बात पूछती हूँ। हाँ पूछिए। अच्छा, ये जैसे हिंदी में जब नवगीत लिख रहे होते हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, तो ये मात्रा बैठाने के लिए शब्दों को शब्द हिंदी खड़ी बोली की जगह पे अवधि का या और डायलेक्ट के वर्ड को रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं? हाँ, देखिए किया जाता है, ये बड़ी सुविधा है हिंदी इसमें नवगीत में हम लेते हैं और उसको अच्छा मानते हैं कि अगर हम देशज शब्दों का भी प्रयोग करें नवगीत में। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि क्रियापद उसमें अंग्रेजी का, अंग्रेजी करें हिंदी का होना चाहिए, उस देशज भाषा का नहीं होना चाहिए, तभी वो हिंदी का होगा, वरना वो देशज भाषा का हो जाएगा। उदाहरण बता सकते हैं अमित जी इसका? ये क्रियापद हिंदी का होना चाहिए। यस, अब जैसे आप हम हिंदी के जैसे करते हैं ना, आना जाना खाना, अब ये अगर उसमें आप कहते खायो,
है। तो ये फिर ब्रज भाषा या किसी अन्य का हो गया ना, तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन हिंदी के क्रियापदों में अगर देश शब्दों को ले आते हैं आप, व्योम जी है वो हमारी समझ से इस पर बढ़िया बता सकेंगे, मैं गलत कह रहा हूँ या सही, तो वहां पर भी स्वीकार्य होगा। अमित जी, मेरा सवाल था कि रास्ता की आप कितनी मात्राएं काउंट रास्ता करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रास्ता कहने पर भी हो जाता है और रास्ता भी है। मगर मात्राएं कैसे, कितनी काउंट हुई? देखिए हम रास्ता और रास्ता में फर्क क्या पड़ता है। रास्ता एक एक के लय की बात है, रास्ता में दो दो हो रहा है और रास्ता में क्या होता है एक एक दो है, दो दो यहाँ भी, लेकिन उच्चारण में अगर आप ध्यान दें तो रास्ता हो जा रहा है एक एक दो। तो जहाँ लय में एक एक दो की बात आती है वहाँ रास्ता कह देते हैं, और जहाँ दो दो की बात होती है वहाँ रास्ता कहते हैं। ये लय की बात है। अमित जी, शब्द को कैसे बरतते हैं। जी जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है अमित जी? आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ सुनाई दे रही, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि मात्रा गिराना, तो हिंदी में मात्रा बढ़ाने का भी प्रचलन है जहां तक मुझको लगता है। जैसे विशेषकर भजनों की किताबें आप देखेंगे तो जैसे राम बोलना है तो राम की जगह राम ऐसे बोलना है तो बीच में एस 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 3 बार 4 बार ऐसे लिखते हैं। वो तो देखिए हमारे हिंदी में तो प्लुत भी नहीं है। देखिए संस्कृत में है 3 मात्रा के, उश्च ऊश्च ऐसा पाणिनि ने कहा है, ऊ और ऊ, लेकिन हिंदी में केवल 2 ही है। अब वो किसी के गाने में तो आप जानते हैं 4-4 मात्रा बढ़ा करके गा सकते हैं लोग। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एक तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, मैं खुद गा रहा हूँ, तो मेरे पास सुविधा है कि कभी मैं मात्रा गिरा लूं या मात्रा बढ़ा लूं। लेकिन मैं यदि कोई गीत लिख रहा हूं और उसको प्रकाशित कर रहा हूं, पब्लिक डोमेन में है, और कोई व्यक्ति गाना चाहे तो उनको कैसे पता रहेगा? वो अपने सुविधा अनुसार कहीं गिराना बढ़ाना शुरू किए। तो इस स्थिति में आपका क्या सलाह रहेगा? क्या हम मात्राओं पर ही ध्यान रखें कि भाई किसी को ना तो गिराने की आवश्यकता हो ना तो बढ़ाने की आवश्यकता हो? आदित्य जी, ऐसा है कि अगर आप लय में लिखेंगे ना तो चाहे कोई भी पढ़ेगा। जी जैसे आप साइंस के विद्यार्थी होंगे, कुछ आउटलायर्स होते हैं, सारे में तो मात्रा सही चल रही, एक आउटलायर है, वो अपने आप ही वो एडजस्ट हो जाता है। अगर बहुत सारे हो गए तब फिर नहीं होगा। एक तो आउटलायर है तो समझ में आ जाता है कि हाँ मात्रा गिराई गई है, लेकिन बहुत सारे हो गए इसका मतलब कि आपकी लय गड़बड़ है, लय पूरी चल रही है, एक जगह कहीं पर है जहां गिरा लिया आपने। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ये, क्योंकि जब क्या होता है, जैसे मैं बेंगलोर में हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे साउथ इंडियन कलाकार हैं जो गाना गाते हैं और हिंदी के गाना गाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके ऑडियंस भी कुछ हिंदी सुनने वाले रहते हैं। तो उनको हिंदी का ज्यादा लय का ध्यान नहीं रहता, अपने हिसाब से वो तोड़ते मरोड़ते रहते हैं और वो विशेषकर उन गीतों में ज्यादा करते हैं जहां पर ये मात्राओं का दोष होता है। उस परिस्थिति में हम क्या, आप हमको ये सलाह देना उचित है कि हम मात्रा पर ही ध्यान रखें कि ज्यादा कोशिश हो? गायन का तो ये है ना कि गाने वाले आप चाहें तो पूरा पैराग्राफ गा करके सुना सकते हैं आपको, जो मीटर सेट कर लेंगे गाने का, तो अगर उनके अंदर क्षमता है तो उस पैराग्राफ को गा करके सुना देंगे, आपको बीच में तोड़ देंगे, कुछ बढ़ा लेंगे। लेकिन जब आप गीत लिख रहे हैं तो आपको गीत या कोई भी छंद युक्त रचना लिख रहे हैं तो छंद के मीटर का ध्यान रखना पड़ेगा। होता क्या है कि शुरू में हमें कक्षाओं में जो रस छंद अलंकार इत्यादि बताया जाता था, तो उसमें छंद पहले हम ट्रेडिशनल जो हमारे पारंपरिक छंद हैं उसका थोड़ा सा अगर हमें ज्ञान हो जाए तो फिर बाद में छंद रचना में नवगीत इत्यादि में आसानी हो जाएगी। हम सीधे नवगीत शुरू करते हैं, शुरुआत के छंदों के बारे में जानकारी रहती नहीं, छंद की उत्पत्ति कहाँ से, उसमें दीर्घ क्या होता है, लघु क्या होता है, आरोह क्या है, गण क्या है, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। अब आप कहें तो एक उदाहरण देकर के मैं समझाऊं। जी बहुत अच्छा प्यारा सा छंद है, द्रुत विलंबित कहते हैं। द्रुत विलंबित बड़ा सरल छंद है, बहुत सी वंदनाएं भी हैं, पशुपतिम द्विपतिम धरणीपतिम इत्यादि। उसमें एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है हरियोध जी की, तो वो दिवस का अवसान समीप। अब इसमें देखिए होता क्या है, नभो भरो, मतलब
एक नगण आता है, नगण का मतलब है कि 3 लघु मात्राएं रहेंगी, 1 1 1। फिर भानस यानी कि एक गुरु रहेगा, 2 लघु रहेगा, फिर एक गुरु लघु, और फिर एक गुरु एक लघु एक गुरु। तो देखिए, दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो देखिए, एक ही स्थान पर सारी 4 चीजें आ रही है, जहां पर गुरु आना चाहिए वही आ रहा है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो आप इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमेशा जहां पर गुरु आना चाहिए वहां गुरु आ रहा है, जहां लघु आना चाहिए लघु आ रहा है। हमारे जितने भी इस तरह के छंद हैं गणात्मक, उनमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप स्वयं अपना जब छंद विधान करते हैं तो जैसे पहली पंक्ति आपने लिखा, उसमें देख लीजिए कहाँ लघु पड़ रहा है, कहाँ गुरु, वही आपका प्रवाह निर्धारित कर देता है। लय वहीं से आपकी निर्धारित हो जाती है। आप पहली पंक्ति लिखा आपने, उस पर आप देख लीजिए गुरु लघु कहाँ कहाँ आ रहा है। फिर जब दूसरी पंक्ति लिखने से उसमें भी देख लीजिए वहीं पर उसका गुरु वहीं पर लघु आना चाहिए, तो दोनों एक ही प्रवाह से चलेंगे, कभी भी दोष नहीं उत्पन्न नहीं होगा। अमित जी, मैं भी कुछ कहना चाह रही थी आदित्य जी। तो आदित्य जी, आप जो कह रहे थे, तो फिल्मों में ये अक्सर होता है कि पहले ट्यून बनती है, फिर वो कवि को कहते हैं कि तुम इस पे लिख दो। लेकिन जब कोई कवि लिखता है तो वो इस हिसाब से नहीं लिखता कि किसको गाया ही जाएगा, क्योंकि कोई उसको पढ़ भी सकता है, तो वो पढ़ने में भी सही लगना चाहिए, राइट? तो हम जब गाते हैं तो हम लोग बहुत सारे उसमें अलंकार लगा देते हैं, खूबसूरतियां लगा देते हैं, कहीं शब्द को खींचते हैं ताकि उसकी म्यूजिकल वैल्यू बढ़ जाए, उसका उसमें हम मात्राओं को नहीं छेड़ रहे हैं। तो वो फर्क आप अगर समझ रहे हो, अगर मैं समझा पा रही हूँ। जो चीज अगर पढ़ने में लय में नहीं है तो फिर वो गाने में कहाँ से लय में हो जाएगी। पढ़ने में ही उसको लय में होना चाहिए। जैसे मैंने ये बताया हरिओत जी का छंद है, आप पढ़िए लय में है जी। अमित जी, मेरा एक सवाल है जी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो आप जो कह रहे थे ना कि पहली लाइन से ही मीटर सेट हो जाता है कि कहाँ पे दीर्घ आएगा, कहाँ पे लघु आएगा, तो आप मुखड़े के बारे में बोल रहे हैं ना कि देखिए, सामान्यतः पारंपरिक गीतों में मैंने पहले भी बताया था कि जो मुखड़े का मीटर होता है वही बाकी गीतों में भी रहता है। लेकिन नवगीत में यह सुविधा है क्योंकि नवगीत में कभी कभी आधा मुखड़ा भी होता है, बिना मुखड़े के भी होते हैं, तो वहां पर ये नियम नहीं लागू होता है। आप अंतरों का मीटर थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो अंतरे में जो आपने पहली लाइन लिख दिया वही मीटर पूरे अंतरे में फॉलो होना चाहिए। और जैसे एक चीज और आप बता रहे, जैसे आप छंद के बारे में बता रहे थे, तो ये सब सारी चीजें हम कहाँ पढ़ सकते हैं? बिकॉज आई रियली वांट टू लर्न। छंद आपको नेट पे देखिए, छंद शास्त्र का पूरा है। अब ये तो बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी ना, केवल छंदों पर ही बड़ा इसीलिए कि मतलब हम लोग कुछ रिकमेंडेड वो हो, कुछ रिकमेंडेड लिटरेचर कुछ कहीं से मिले तो हम पढ़ सके अपने आप। अब देखिए, एक आप अगर छंद जी, अगर नेट पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, पर बहुत सारा ऐसा होता है जो सही नहीं भी होता है। अगर आप कोई किताब बता दें तो वो हम लोग अमेज़न या कहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ वो किताबें हैं जिसको मैं कविता की पाठशाला में डाल दूंगा उसको। हम लोग प्लीज। हाँ, तो मैं ना ये हम लोग एक टास्क लेते हैं कविता कोश टीम, सॉरी कविता की पाठशाला टीम, कि हम लोग जगदीश व्योम से भी बात करेंगे, अमित से भी बात करेंगे, और किताबें और कुछ अच्छे आर्टिकल्स जो हम समझते हैं अच्छे आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और उसको संसाधन जो हमारा टैब है वेबसाइट पे उसमें भी डाल देंगे। मैं तो ये कहूँगा कि पहले जितना अधिक से अधिक हो गीत छंद जहाँ भी मिले उसको पढ़ डालिए आप। अच्छा। पढ़ करके बहुत सारी चीजें आपको लय का ज्ञान हो जाता है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। जी हम पहले अगर पढ़ लें, बहुत सारे कवि बड़े अच्छे, अब तो kavitakosh.org इतनी अच्छी साइट है कि आप बहुत अच्छे kavitakosh.org, इस पे आप देखेंगे हमारी समझ से हमारे समकालीन पूर्वकालीन बहुत सारे कवि जितने हैं उनका बहुत सारा भंडार वहाँ मिल जाएगा, और वहाँ पढ़ करके आप देख लें तो
काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको। पहले पढ़ लेंगे ना तो फिर उसके बाद फिर आसान हो जाएगा समझना, फिर वहाँ समझ में भी आएगा क्यों प्रयोग कैसे किया गया है। अमित जी, एक सवाल मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी। आपने बोला वैसे बीच में कुछ और भी बातें हुई तो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कोई भी मात्रा बढ़ाई नहीं जा सकती, ये मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी, राइट? हाँ, अभी तक जो मेरी जानकारी है बढ़ाई नहीं जा सकती। हाँ जी ठीक है, गिराई जा सकती है मगर बढ़ा नहीं सकते हैं किसी मात्रा। बढ़ाई नहीं जा सकती जी अमित जी नमस्कार। और भी हम यहाँ बता दें लय। हाँ राजन जी कुछ पूछना चाह रहे थे? अमित जी नमस्कार। मैं इस चीज का निचोड़ निकालना चाहता था कि जब मैं लिखता हूँ कोई भी चीज, तो मैं एक बार आपने शायद कहा था कि उसको आप पहले गाइए। अगर आप उसको गा सकते हैं, आपके मीटर में वो बैठ सकती है, मतलब छंद के नियम को फॉलो करते हुए, अगर आपके गाने में वो लयता गीता बढ़ रही, तो मुझे लगता है कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मात्रा अपने आप एडजस्ट हो सकती है। जैसे मैं लिखता हूँ तो हमेशा मैं मात्रा नहीं काउंट करता हूँ। मैंने 1-2 नवगीत लिखे, मैं बिल्कुल मात्रा नहीं काउंट करी और मैंने देखा कि वो एक्चुअली अमूमन तौर पे बैठ गया। तो क्या ये माना जाए कि जैसे अर्ली बिगिनर्स के लिए अगर आप गेता और लयता पे ध्यान दें और वो उसको गा सके तो वो एक सही शुरुआत हो सकती है? हाँ, अगर आपकी लय सही है, आप न गाएं, आप अगर प्रवाह में पढ़ भी सकें, जैसे मैं नहीं गा सकता लेकिन मैं प्रवाह में पढ़ रहा हूँ तो लय भंग नहीं होगी। आपको एक उसका रिदम का ज्ञान होना चाहिए, अपने आप वो इनहेरेंट होता है। अगर आप कहेंगे ना तो मात्रा अपने आप बैठती चली जाएगी। बिल्कुल सही है। हाँ, एक बार कभी आपको शंका हो तो गिन लीजिए। कभी कभी हमारी लय सही रहती है लेकिन मात्राएं गड़बड़ रहती हैं, तो उसको एक गिन लेना चाहिए। कहीं कहीं शंका उत्पन्न होती, गिन लीजिए। एक चीज हम और बताएं कि जहाँ पर प्राय होता है कि लिखा जैसे जाता है प्राय उच्चारण उस प्रकार से नहीं होता। जैसे कलम है, कलम एक शब्द है, इसमें 3 मात्राएं हैं, क ल म, लेकिन आप अगर उसको पढ़ेंगे तो कलम क एक साथ पढ़ा जा रहा है, लम एक साथ पढ़ा जा रहा है। ध्यान दें आप, कलम का एक साथ पढ़ें और लम एक साथ। जहां पर कलम आता है तो कहीं पे उसकी मात्रा व्यवहार में 1-2 हो जाती है। भले वो 1-1-1 है लेकिन उच्चारण करते समय व्यवहार में 1। तो अगर कहीं कलम नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके पहले 1-2 का शब्द इस्तेमाल हुआ तो वहां पर उसको प्रयोग कर सकते हैं। भले वो 1-1-1-3 है लेकिन वो उसके साथ 1-2 वाले के साथ भी के स्थान पर वो प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे कई शब्दों के साथ होता है। उर्दू में तो हमें तो जब तख्ती करेंगे कलम की तो 1-2 ही लिखेंगे, वो 1-2 ही करेंगे, 1-2 ही करेंगे। उर्दू में तख्ती 1-2 करते हैं लेकिन हम पढ़ते तो उसी तरह से है ना। भले ही हम 1-1 लिखें। बताइए आप कलम, अच्छा आप बहुत सारे शब्द हैं। इस शब्द की बात चली, कलम एंड कलम, दो शब्द उर्दू में 2 मीनिंग है, इसके 2 मायने हैं। कलम करना और कलम लिखने वाले। जी दोनों एक ही मात्रा से पढ़ते हैं। होता है एक कलम। हाँ जी तो दोनों पढ़ने में एक ही तरह से है। हाँ, पढ़ने में एक ही तरह से। जी अमित जी, मैं दो तिवारी बहन भाई को मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी कि विनीता तिवारी ने कहा गिराना तो हिंदी की बात नहीं हो रही, उर्दू की बात हो रही है। हिंदी में तो हम नहीं गिराते हैं, तो दैट में हिंदी में अब उसको हम गिराना ही मान लें, लघु करते हैं, दीर्घ को लघु करते हैं। सवैया में हम आपको बहुत से उदाहरण दे सकते हैं। एवं गोस्वामी जी ने किया है। जी दूसरी बात जो राजेंद्र जी ने कही, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम खुद गा के और ये सोचे कि ये सही मात्रा में पड़ गया तो हमारे अपने गाने की जो एबिलिटी है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हमारे अंदर अच्छी रिदम नहीं है तो हमें लगेगा। नहीं, आपने इस चीज को पॉइंट सही पकड़ा है कि हमें पढ़ने में ही प्रवाह आ जाना चाहिए। बिल्कुल अगर पढ़ने में प्रवाह आ जा रहा है तो फिर गाने में भी आएगा, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है। गाने में कोई भी प्रवाह ले आ सकता है। अगर कुशल गवैया है तो वो प्रवाह ले आ सकता है, और नहीं है तो और ज्यादा ला सकता है। गाने में जैसे शब्द को, जो गीतों की, हिंदी मूवी गीतों की, बॉलीवुड गीतों की बात चलती है, बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं और उसमें जो मात्रा की बात है, मात्रा तो वो ताल पे बैठाने के लिए लिख सकते हैं। जैसे कश्मीर वर्ड है तो उसको काश्मीर किया गया है लय में ना। कश्मीर, हाँ किया होगा। कश्मीर की कली हूँ मैं मुझसे, कश्मीर वर्ड है, राइट। अभी मैंने कहीं पर पढ़ा लोगों को, तो वो हिंदी गीतों में जो बॉलीवुड है उसको मात्रा लय लाने के लिए 1-2 मात्रा आ ई ज्यादा कर सकते हैं, पर
लिखते समय नहीं कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जी कश्मीर भी प्रयोग होता है हिंदी में, बहुत दिनों से होने लगा है। यद्यप अशुद्ध है, लेकिन कुछ अशुद्ध चीजें जब प्रचलन में आ जाती है ना, तो फिर उसको मान लेना पड़ता है। तो कश्मीर भी हिंदी में काफी प्रचलन में आ चुका है तो शुद्ध कश्मीर। कुछ जैसे हैं व्याकरण में भी देखिए, जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं, उपरयुक्त। उपरयुक्त शुद्ध शब्द है क्योंकि ऊपरी और उक्त से बनता है, लेकिन हिंदी में, हिंदी वर्तनी में और आधिकारिक भाषाओं में, सरकारी में उपरोक्त का प्रयोग होने लगा है। उपरोक्त अशुद्ध है, उपरोक्त अशुद्ध है, लेकिन वो स्वीकृत हो गया है। लोग ना फिर से मात्रा पे आते हैं, मात्रा पे आ जाइए, कहीं क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या सही है, क्या जी। गेट बैक टू मात्रा। मात्रा पे मेरा एक सवाल था। हेलो जी। ये जो नवगीत हम लिखते हैं उसमें मुखड़े और अंतरे में शुरू से लेकर आखिर तक क्या बराबर मात्राएं होनी चाहिए हर लाइन में, या अलग अलग हो सकती हैं? देखिए नवगीत में जो मुझे चले गए, नवगीत में देखिए मुखड़ा जो होता है वो कभी 1 लाइन का, कभी 1.5 लाइन का होता है जी। मुखड़े में जो जिस चीज को आपको दोहराना हो, जिसको अंत में ले आना हो, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और फिर आप अंतरे का मीटर सेट कर सकते हैं, लेकिन जब आखिरी लाइन के आसपास आए तो आपका मीटर वापस वहीं पर आ जाना चाहिए। जैसे 4 लाइन का आपका अंतरा है जी 4 लाइन का आपका अंतरा है, 3 का मीटर आपका अलग हो सकता है, लेकिन चौथे में मीटर वही आ जाना चाहिए जो आपको आपने मुखड़े में लिया है। लेकिन उन तीनों का सेम होना चाहिए मीटर? तीनों का सेम होना चाहिए। तीनों का सेम होना चाहिए और मुखड़े की जितनी भी लाइन है उनका सेम होना चाहिए। हाँ, मुखड़े की लाइनों का सेम होना चाहिए। और फिर जिससे आप बंद करते हैं ना, जो ध्रुव पद होता है, जो आपका टेक होता है, जो स्थायी होता है, उसको जब ले आते हैं तो उसी मीटर से आप उसको बंद करते हैं। अंतरे को उसी मीटर में बंद किया जाता है जिस मीटर से हमारा मुखड़ा शुरू होता है। जी। एक और सवाल मेरा, एक सवाल, स्तंभ और स्तुति 2 शब्दों की मात्राएं मुझे जाननी थी, कितनी होंगी? किसकी? स्तंभ और स्तुति। स्तुति और स्तंभ जी। स्तुति की मात्रा तो हो गई 1-1। स्तुति में 1 और 1। अच्छा। स्तंभ में 2 और 1। स्तंभ में 2 और 1। ठीक है, थैंक यू। अमित, स्तुति का आपने बताया 1-1। स्तुति आधा मतलब आधा जब है तो फिर नहीं इसको गिनना। जो स्वर लगा है वो लघु है। जो स्वर लगा है स्तव है वो लघु है, मात्रा 1 हुई। ती की मात्रा भी लघु है। स्तुति 1-1 तो सा सामने है इसलिए शायद। असल में जब प्रारंभ में आता ना, आधे सा के उच्चारण में हमारा कुछ देशज प्रभाव आ जाता है। जैसे स्कूल है, कहीं उच्चारण स्कूल करते हैं हम, इस तो वो 2 मात्रा कर लेते हैं। स्कूल अगर उच्चारण करें तो वो 1 ही मात्रा है। ये स्तंभ में 2 मात्रा के एक अनुस्वार की वजह से आई है 1 मात्रा एक्स्ट्रा। स्तंभ में आदम में वो है पंचमाक्षर है भा का वर्ग का, तो म लिया गया। हाँ, वही आपने कहा, अनुस्वार ही कह लीजिए। अच्छा, हाँ, आपके उसमें अनुस्वार लिखता होगा। जी, अनुस्वार से ही समझ लीजिए। एक ये भी वर्तनी में आया है, इसको स्वीकृत कर लिया गया है। वास्तव में जो पंचमाक्षर का जहाँ प्रयोग करते थे, जैसे आधा म और भ होना चाहिए, तो आधा म की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं। एक मेरा सवाल है अमित जी कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार जो आप कहते हैं ना, तो लिखने में बहुत सारा मैंने देखा कि वो कोई कहीं कभी कभी लगा देता है, तो उसको क्योंकि मात्राएं बदल जाती हैं उनसे ना, तो उसका कैसे फर्क किया जाएगा? क्योंकि पढ़ने में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यहाँ चंद्र बिंदु नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ अनुस्वार होना चाहिए था, लेकिन वो लगा दिया है टाइपिंग की। हाँ, ये त्रुटियां हो रही हैं। लेकिन आप जान लें कि अगर किसी भी शब्द के अंत में अनुस्वार लगा मिले तो उसको आप चंद्रबिंदु समझिए, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे दिशाएं, वहां अगर अनुस्वार लिखा, एक बिंदी लगी है, तो उस एक बिंदी का कोई अर्थ नहीं है, वो होना चाहिए चंद्रबिंदु।
हाँ। लेकिन स्तंभ जैसे स्तंभ कई जगह कोई चंद्र बिंदु लगा दे या कोई, तो कैसे चंद्र बिंदु तो लगेगा ही नहीं। चंद्र ना मैं कह रही हूँ कभी गलती से जैसे टाइपिंग हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बार बार शब्दकोश में जाके ही कंफर्म करना पड़ेगा कि उसका सही क्या था? वास्तव में ये हमारे व्याकरण का दोष हो गया इधर। स्तंभ में जितने भी संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे 5 वर्ग हैं, क वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, इसमें जो अंतिम अक्षर होता है पंचमाक्षर होता है, और जो नेजल साउंड होती है किसी भी वर्ग की उसमें वही रहता है। जैसे डंडा है, ड है, उसमें आधा अड़ा लगना चाहिए, लेकिन हमारा क्या होता है, ड के ऊपर एक चंद्रबिंदु वो रखा, अनुस्वार रखा और डंडा लिख दिया, और ये स्वीकृत भी हो गया है। लेकिन संस्कृत में ये नहीं होता। शुद्ध हिंदी में यही है कि ड होना चाहिए, आधा अड़ा लिखा जाए, फिर ड लिखा जाए, क्योंकि ड वर्ग ट वर्ग का पंचमाक्षर अणा है। इसी तरह से त में नहीं होगा। जैसे दंत लिखना है तो त वर्ग का पंचमाक्षर न है, तो द के बाद आधा ना फिर त होगा। लेकिन अब ये शॉर्टकट जो चल गया है और इसको यूनिकोड ने और बढ़ा दिया है, वो जहां भी पंचमाक्षर है वहां पर अनुस्वार रख देता है। इससे हमें पता नहीं चल पाता कि कहाँ क्या होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है, इसलिए कंफ्यूजन और ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो संबंध जो है उस पर समस्या होती है, उस या ऐसे शब्दों जिसमें न और म दोनों के लिए बिंदु चढ़ा देते, ये विषयांतर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे वो जहाँ ये हो गया, स्वीकृत हो गया, दुर्भाग्य से इसको स्वीकृत कर लिया गया है मानक राजभाषा में कि जहाँ पर पंचमाक्षर है वहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। इसलिए और भी लोग नहीं सीख पा रहे हैं इस चीज को, पता नहीं क्यों स्वीकृत किया गया, जैसे भी है। हाँ बताएं। सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन मात्रा को लेके है कि जैसे अंतरे में मान लीजिए पहली लाइन 15 की है, 15 मात्रा की है, 16 मात्रा जो भी, और सेकंड लाइन भी 15 मात्रा की है, बराबर है, और नीचे वाली एक लाइन 16 की आ रही है, तो क्या वो स्वीकृत है कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन गाने में ठीक आ रहा है? देखिए 16 की मात्रा तो रहेगी ही, जो भी आप ले लेंगी, लेकिन वास्तव में होता है वही, उसमें लय क्या है। हर में प्रवाह, जो मैंने कहा ना, 1 2 1 2 जो भी हुआ, 1 2 2 या 2 1 1 जो भी है, उसका सभी पंक्तियों में पालन हो रहा है कि नहीं। अच्छा, तो अगर पालन हो रहा है तो सही है वो। 16 के बाद अगर पालन नहीं हो रहा है तो फिर वो ठीक नहीं है। तो स्वीकृत है कि मतलब 15 15 15 फिर एकदम से 1 16 आ गई, वो स्वीकृत है? 1 16 कैसे आ जाएगी? वही तो मुझे समझ वही मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर वो, लेकिन गाने में जैसे मान लीजिए ठीक आ रहा है, तो इज इट स्वीकृत और नो, लाइक इट्स, मतलब ये नहीं, गाने में तो आप बढ़ा ले रहे। अगर 15 वाला 16 जैसा लग रहा है, इसका मतलब आपने मात्रा कहीं बढ़ा लिया गाने में, ये जगह कहीं खींच दिया है उसे कोई स्वर। जी ठीक है, थैंक यू, सॉरी। इसी बात पे जैसे मात्रा पे सही है, अगर 16 16 है तो एक ताल में आ रहा है, लेकिन अगर ऐसे बगैर मात्रा का केयर किए हम लिख डालें और गाते समय मात्रा बढ़ा डालें, तो वो वर्ड में एक मात्रा बढ़ा डाली, वो क्या सही है? जैसे कि मान लीजिए कोई सही नहीं है लिखने की दृष्टि से, मतलब शास्त्र की दृष्टि से सही नहीं है, छंद की दृष्टि से सही, मतलब वो कविता के रूप में सही नहीं आएगी, उसको किसी छंद की दृष्टि से। देखिए कविता एक अलग चीज हो गई, छंद की दृष्टि से सही। अच्छा, तो ये गद्य में भी जो आप मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, वो गुणी लोग हैं, वो स्वीकार करेंगे इस ऐसे साहित्य को, ऐसे मतलब उसका क्या स्थान है? लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिख जाते हैं, लेकिन मायने सही रखने के लिए, उसकी भावना सही रखने के लिए कभी कभी छंद को क्या कहते हैं, वो इग्नोर नहीं मतलब केयर नहीं ले पाते हैं। However, meaning is there, तो उसको कैसे, क्या उसका स्थान है? छंद एक अनुशासन है वास्तव जी, अनुशासन है। तो अगर अनुशासन का पालन नहीं होगा तो फिर वो छंद के बाहर हो गए। वो छंद अनुशासन है। अगर अनुशासन तो है तो उसको तो पालन करना पड़ेगा, और नहीं फिर छंद के बाहर आप लिखिए, कोई उसमें मनाही थोड़ी है। नहीं, वो अमित, मुझे याद आ रहा है, हमारे जो गुरुजी थे डॉक्टर विनोद तिवारी, उन्होंने एक बार समझाया था कि जो हमारा जो हिंदी का जो छंद शास्त्र है
वो काफी अनफॉरगिविंग है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ये तो सरस्वती की वाणी है, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जहां तक उन्होंने मेरे को समझ में आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो आप गाने में आप जो भी चाहे कर लें, वो तो छंदशास्त्र हिंदी में तो हम छूट ले लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप संस्कृत में प्रवेश कर जाएं तो और भी में तो वहां तो जरा सी भी छूट नहीं। एक तो सरस्वती का अपमान समझते हैं कि अगर आप वो रत्ती भर की छूट नहीं देते हैं। लेकिन संस्कृत में श्लोक रचना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ तुकांत का चक्कर नहीं है। वहाँ केवल जो गण है वो मिल जाए तुकांत की। तो अमित जी, हम लोग कई बार गीत देखते हैं, जैसे गुलजार भी कई बार मैंने देखा है कि वो लिखते हैं तो कुछ उसमें तो कुछ ऐसा सर पैर दिखता नहीं है कि लाइन से लिखते चले जाते हैं एक के बाद एक। वो नज़में लिखते हैं और आजाद नज़में लिखते हैं। आजाद जैसे बिना तुक वाली जो कविता होती है ना, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसमें एक में 10 मात्रा हो सकती है, एक में 12 हो सकती है, एक में 15 हो सकती है, लेकिन आप उसमें देखें कि एक पूरे रचना में एक लय, देखिए लय की एक दिन चर्चा हो रही थी, तो वो लय एक दिखती है उनकी रचनाओं में। आप देखें, यार बड़ी विस्तृत चर्चा हो जाएगी। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछिए। और भी बहुत लोग हैं ग्रुप में, उनको भी कुछ यदि प्रश्न हो। अमित जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम मात्रा की गणना सही करने के लिए शब्द का संधि विच्छेद करके प्रयोग कर सकते हैं क्या? ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। संस्कृत वाले तो बहुत करते हैं। अच्छा, और सर प्रतिस्पर्धा शब्द का बताएंगे आप मात्रा गणना? प्रतिस्पर्धा जी, प्रतिस्पर्धा मत कहिए, प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा जी, प्रतिस्पर्धा तो आप देख लीजिए, आप खुद ही जोड़ लीजिए ना, हमें क्या, आप स्वयं आप वर्कशॉप की तरह लीजिए इसको। प्र आया पहले जी, शुद्ध अक्षर है, इसमें कोई संयुक्त अक्षर नहीं है, संयुक्त अक्षर है प्र, लेकिन स्वर क्या है? आ। एक हो गया। फिर ती आया, ती आया, ये शुद्ध अक्षर है, इसमें मात्रा कौन सी लगी है? ई, छोटा स्वर है जी। एक हो गया, लेकिन इसके आगे आधा सा आगे चलिए, आगे तो चले नहीं ना आप जी, आगे चलिए। स्पर्धा, स्पा आ गया, स्पा आने की वजह से ये जो ती था इसकी मात्रा हो गई दो जी। स्पा की मात्रा में क्योंकि एक ही लगा हुआ है स्वर, तो उसकी मात्रा हो गई एक। लेकिन अभी एक नहीं होगी, अभी आगे फिर आगे अर्धा जी। जो स्पर्धा आया उसमें क्या है, वो संयुक्त अक्षर है जी, उसमें जो ऊपर का र लगा है वो र पहले है, ठीक है जी। तो इसकी मात्रा हो गई दो। तो आप जी। देखेंगे प्रतिस्पर्धा में प्र की मात्रा एक हुई, की मात्रा बाकी दो हो गई, स्पा की मात्रा दो हो गई, धा की मात्रा एक दो। ठीक है, एक दो इस तरह से। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में ना मैं चेक करता हूँ, मानुषी शायद आ गई हैं। मानुषी तुम हो? जी आ गए हैं। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोग ना जो बात हो रही थी कि संगीत में किस तरह मात्राओं को ऊपर बढ़ा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो विनीता हमारे बीच में एक सिंगर हैं, उन्होंने अपनी बात की। तो मानुषी भी बहुत अच्छा गाती हैं और शास्त्रीय संगीत में उन्होंने पूरी विधिवत शिक्षा ली है और वो लिखती भी हैं। तो मानुषी तुम कहोगी इसके बारे में कुछ? हाँ जरूर। अमित जी आपका मैं सुन रही हूँ, और मैं आप सबको बता दूं कि अमित जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है मुझे सिखाने में, मुझे गीत लिखने में। जैसे कि हाइकू के लिए हाथ रहा है जगदीश व्योम जी का। तो ये सब यहाँ पर मेरे गुरु सामने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो और मैं एक और वार्न कर दूं आप लोगों को, मैंने वहाँ चार्ट पे लिखा भी कि अमित जी बड़े स्ट्रिक्ट गुरु हैं, तो डांट वाट खाने के लिए तैयार रहिएगा। बहुत कुछ बायसेस होती हैं उनका कोई देखिए, और ये झिझकेंगे नहीं आपको डांटने में सबके सामने, तो ये सारी चीजें लेकर चलिए। लेकिन जो आपको आखिर में मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, फल बहुत अच्छा रहेगा, इतना मैं जरूर बता सकती हूँ। अमित जी अभी बात कर रहे थे वो संगीत के बारे में, किसी ने पूछा कि संगीत में तो हम अगर थोड़ी सी मात्रा इधर उधर बढ़ा दें तो मैं इसके बारे में क्योंकि काफ़ी मैंने इसका विश्लेषण किया है, तो बात यह है कि छंद में जो कुछ लिखा जाता है, कविता में या गज़ल में या जो भी है, बिल्कुल छंदबद्ध जो होता है वो अपने आप संगीत में ढलेगा। कभी भी आपको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं घटाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने आप फिट हो जाता है। और ये अजीब सी बात है कि सच में आपको कहीं कुछ नहीं। अब जैसे भाव की बात आती है, तो भाव तो आपके अंदर है।
आप उस भाव को किस तरह से लाते हैं, और छंद में होना जरूरी है, गीत है अगर तो छंद में अगर है, और उसको भाव किस तरह से लाते हैं वो आपके ऊपर है एज अ गायिका या गायक। लेकिन छंद में अगर है तो आपको कभी तकलीफ ही नहीं होगी कि उसको मैं किस तरह से फिट करूं। खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको खींचने की जरूरत, मगर मान लीजिए आपने कुछ लिखा है और वो आप संगीत में ढालना चाह रही हैं और आपको उसमें खींच के लगा रही हैं, जान लीजिएगा कि कहीं पे आपके छंद में कुछ गड़बड़ी है। नहीं, ये तो मतलब दूसरा विषय है कि वो साहित्यिक दृष्टि से सही है या नहीं है, स्वीकार, वो शब्द स्वीकार है। तो मैं एक आखिरी बात ये कह दूं कि जैसा अमित जी ने मुझे सिखाया है कि सही आप अगर खुद लिख रही हैं तो आप क्यों गलत लिखेंगी, छंद में ही लिखेंगी और सही शब्दों को ही इस्तेमाल करेंगी, वो अपने आप से फिट होगा, उसमें तो कोई है ही नहीं कुछ। मेरा नवगीत पर एक सवाल था, जो अभी नया होमवर्क है जिसमें 26 मात्राएं हैं मुखड़े में, और हम दिन में भी चर्चा कर रहे थे अगर 25 या 27 होती है तो वो कितना स्वीकार्य है, और क्या ऐसा जरूरी है, मतलब ठीक है 1 या 2 लाइन में आगे पीछे हुआ, लेकिन अगर पूरे ही नवगीत में झोल हो रहा है, 25-27 ही हो रहा है, आप 26 पर नहीं आ पा रहे, तो क्या ये फिर भी सही होगा? और जैसे क्योंकि मैं बिल्कुल अभी सीख रही हूँ तो मैं समझ में आता है कि नवगीत में थोड़ी बहुत छूट है, लेकिन कितनी होनी चाहिए? एक मुझे लगता है कि इस तरह के गड़बड़ की भी थोड़ी बहुत संभावना होगी, बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, तो मुझे ये समझना है कि मैं कितनी सीमा तक क्रॉस कर सकती हूँ, एक लिमिट कहाँ तक है? अमित जी ने पूरा जवाब दिया इसी बात का कुछ देर पहले, बिल्कुल इसी बात का। लेकिन वो बात वो उस पे छंद पर हो रही थी ना, छंद पर जब अनूप जी कह रहे थे और अमित सर कह रहे थे। अमित जी ने बताया तो था आपसे कि अगर पहली जो मुखड़ा है और जो अंतिम जो पंक्ति है उसका मीटर बिल्कुल बराबर रख के बीच में थोड़ा सा झोल फिर से हुआ तो चलेगा। ठीक जी, ठीक। देखिए अब आप अभी ये सब नई तरह सीख रहे हैं जी। 26 का मुखड़ा उसमें दिया गया है, अगर अंतरा आप में मात्राएं बदलना चाहते हैं तो सभी अंतरों में आपको फिर उतनी ही मात्राएं रखनी पड़ेंगी, और जो टेक पद है वो उसकी मात्राएं उतनी ही होंगी। ये आपकी ये छूट है आपके लिए। करेक्ट। और तो शुरू में अगर 1-2 गलतियां हो जाती तो उसे हो जाने दीजिए, आप उसमें बहुत ज्यादा मत ताबीज करिए कि इसमें अगर एक आध मात्रा बढ़ने दीजिए, बाद में जब आप थोड़ा सा और पकड़ेंगे तो अपने आप ठीक आ जाएंगे। थोड़ा मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत है, लोग पढ़ नहीं रहे, ऑनलाइन इतना सब कुछ है, मम्मट के काव्य से लेकर सब कुछ ऑनलाइन है उपलब्ध, आप लोग पढ़ें, थोड़ा पढ़ें। एक जनरल कमेंट ये होगा कि मेरे ख्याल से ये जो जूम सेशंस हैं वो काफी लाभदायक रह रहे हैं। जितना आज हम लोगों ने सीखा उतना शायद पूरे 2 हफ्ते में भी नहीं सीखा होगा, तो मेरे ख्याल से इसको हम एक रेगुलर फीचर बना लेते हैं। मेरे ख्याल में अल्टरनेट वीक हर 2 हफ्ते में हम लोग एक जूम सेशन करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से अब ना ये थोड़ा सा हमारा समय खत्म हो रहा है, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और आप सभी क्या सबको नमस्कार, धन्यवाद।